आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। लास्ट क्लास में हमने निर्देशीय परामर्शन के बारे में जाना था। यहाँ पर आप ये प्रचलित वर्ड हटा देंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे अनिर्देशीय परामर्शन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग था उसमें जो मेन फोकस था, जो सेंटर में कौन था, आपने देखा था कि सेंटर में काउंसलर रहता था, मतलब काउंसलर ही मेन होता था। काउंसलर जैसे बताता था वैसे ही जो काउंसली है, मतलब जो परामर्श लेने आया है व्यक्ति, उसे वैसे ही करना रहता था जैसा कि काउंसलर बताता था। जो परामर्शदाता जैसा बताता था वैसे ही परामर्शग्राही करता था। सर्वे सर्वा वहां पर परामर्शदाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है। निर्देशीय परामर्शन में परामर्शदाता प्रमुख रहता है और अनिर्देशीय परामर्श में परामर्श लेने वाला यानी जो परामर्शग्राही है वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो कार्ल रोजर्स थे और इस प्रकार के परामर्श में परामर्श लेने वाले यानी जो प्रार्थी होता है को बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देश के आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति की ओर अग्रसर किया जाता है। मतलब यहाँ पर कोई डायरेक्ट उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते, डायरेक्ट गाइडेंस या निर्देश नहीं दिए जाते हैं जैसा कि डायरेक्टिव में था। डायरेक्टिव में क्या होता था, जो काउंसलर था वो खुद निर्देश देता था कि तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चीज फॉलो करनी है, ये चीज नहीं फॉलो करनी है। बट यहाँ पर डायरेक्ट निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जो परामर्शग्राही है, जो परामर्श लेने आया है, उसके अंदर आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कार और आत्म अनुभूति की फीलिंग को डेवलप किया जाता है। मतलब इस सिद्धांत का विश्वास है कि व्यक्ति के अंदर उसकी स्वयं की समस्या समाधान के पर्याप्त साधन मौजूद हैं। मतलब व्यक्ति चाहे तो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। रोजर्स के अनुसार इस पद्धति में परामर्श प्रार्थी के चारों ओर घूमता है। जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो किसके चारों तरफ घूमती है, प्रार्थी जो काउंसलिंग लेने आया है उसके चारों तरफ घूमती है। और परामर्शदाता व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है। मतलब व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बता सके, अपने बारे में बता सके और व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब यहाँ पर जो परामर्शदाता है वो अधिकतर समय निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय का मतलब ये नहीं कि वो चुपचाप बैठा रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। जिसे जो परामर्श लेने आया है, जब वो व्यक्ति बोल रहा है, अपने बारे में बता रहा है, तो परामर्शदाता उसकी बात को काट के अपनी बात रख के उसको गाइडेंस नहीं देता है यहाँ पर, जैसा कि पहले होता था। इसमें क्या हो रहा है कि परामर्शदाता उसकी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ सही कह रहे हैं, हाँ और बताएं। इस तरीके से उसको और प्रोत्साहित करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बताए, अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको और डिटेल में बताए। और इसमें अपनी समस्या का समाधान व्यक्ति स्वयं ही करता है। मतलब परामर्शदाता क्या करता है, परामर्शदाता उसको ये इतना कैपेबल बना देता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य विकसित करता है इनडायरेक्टली कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर ले। अब इसमें भी कुछ चरण होते हैं जैसा कि हमने डायरेक्टिव में देखा था। तो पहला चरण है आपका सत्र का प्रारंभ।
काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है तो क्या होता है। ओपनिंग सेशन, इसमें प्रथम चरण वार्तालाप है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है। इसमें परामर्शदाता और जो प्रार्थी है, जो परामर्श लेने आया है, वो परस्पर मिलते हैं, बैठते हैं और अनौपचारिक रूप से विभिन्न विषयों पर आपस में बातचीत करते हैं। मतलब कोई सेट पैटर्न नहीं रहता है इसमें बातचीत करने का, किसी भी एक मुद्दे को उठाकर उस पर बातचीत करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक रैपो बिल्ड हो सके, टू एस्टेब्लिश गुड रैपो, एक रैपो बिल्ड हो सके। रैपो का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो काउंसलर है उसके ऊपर जो काउंसलिंग लेने आया है वो व्यक्ति, मतलब जो परामर्शदाता के ऊपर जो प्रार्थी है वो विश्वास कर सके। प्रार्थी जब परामर्शदाता के ऊपर विश्वास कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ ये मेरी बातें सुन रहे हैं और मैं इनसे खुलकर अपनी बातें बता सकता हूँ, तब वो बिना किसी संकोच के अपने अंदर की बातें भी उसको बताता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपसी सहयोग की भावना की स्थापना करना, जिससे प्रार्थी बिना किसी संकोच के अपनी बात को परामर्शदाता से कह सके। परामर्शदाता हमेशा प्रार्थी से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि एक मित्र ही दूसरे मित्र के सामने अपनी बातों को रख पाता है। तीसरा स्टेप क्या है? भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। प्रार्थी को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वह अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके। मतलब उसको कुछ छुपाना ना पड़े, कुछ ऐसा ना सोचना पड़े कि नहीं ऐसा बताऊंगा तो ये क्या सोचेंगे, क्योंकि जब रैपो बिल्ड हो जाता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं मैं कुछ भी इससे बता सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी बातों को सुनेंगे, उसका ना फायदा उठाएंगे और ना मेरा मजाक बनाएंगे। तो तब जो प्रार्थी है वो अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर पाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का वर्गीकरण। अब प्रार्थी अपनी बातों को बता रहा है, तो प्रार्थी की भावनाओं एवं संवेगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बाद परामर्शदाता उसके नकारात्मक और उसके सकारात्मक भावनाओं का वर्गीकरण करता है। मतलब जो बातें परामर्शदाता को प्रार्थी ने बताई, उसके आधार पर परामर्शदाता ये देखता है कि इसमें कौन कौन सी इसकी निगेटिव फीलिंग्स हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं जिससे इसको हेल्प मिल रही है, तो उनको भी वो डिवाइड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अंतर्दृष्टि का विकास। इसमें प्रार्थी के अंदर अंतर्दृष्टि का विकास होने पर प्रार्थी की नई भावनाओं के बारे में सोचता है और उनका वर्गीकरण करता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, समस्या समाधान के लिए जो प्रार्थी की समस्या है उसके लिए प्रार्थी के अंदर एक अंतर्दृष्टि, एक सूझ का विकास करता है। कौन? परामर्शदाता। और फिर जो प्रार्थी की नई भावनाएं हैं, जिससे पहले पॉजिटिव निगेटिव थी, उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसकी काउंसलिंग की, उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि का विकास किया और फिर उसकी जो नई भावनाएं आई उनका फिर से वो क्या करता है, परामर्शदाता उनका वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप है? तो इसमें फिर परामर्श की स्थिति को समाप्त करना, मतलब सेशन को कैसे समाप्त किया जाए वो चीज यहाँ पर बताई गई है। इन सब चरणों के बाद, जो ऊपर चरण बताए गए, इन सब चरणों के बाद परामर्शदाता उस बिंदु की तलाश में रहता है जहां परामर्श को समाप्त किया जा सके। मतलब ऐसे ही तो कह नहीं सकते कि हाँ चलिए अब ठीक है काउंसलिंग खत्म करते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है कि कई बार जो प्रार्थी है उसको ठेस पहुंच जाती है, वो बुरा लग जाती है उसको ये बातें, और फिर वो आगे अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर पाता। तो जो परामर्शदाता है वो एक सही पॉइंट का, एक सही समय का इंतजार करता है कि कब वो जो परामर्शन की प्रक्रिया है उसको समाप्त करे। लास्ट में आता है अनुवर्तन या फॉलोअप। इस चरण के अंतर्गत परामर्शदाता व्यक्ति को यानी प्रार्थी को
का अनुसरण करना चाहिए जिससे वह समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो। यहां पर थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। इसमें यह होना चाहिए कि इस चरण के अंतर्गत परामर्शदाता का मतलब परामर्शदाता का व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। जो व्यक्ति है जो परामर्श लेने आया है वो किसका अनुसरण करे? वो अनुसरण करे परामर्शदाता का। परामर्शदाता का वो अनुसरण करे और इस दौरान जो उसकी समस्याएं हैं, जब वो परामर्शदाता की बातों का अनुसरण करेगा तो उसकी समस्याएं दोबारा उत्पन्न नहीं होंगी। तो ये सभी स्टेप थे इसके अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो जो अनिर्देशीय परामर्श है, इस परामर्श में किसी भी प्रकार के उपकरणों तथा परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कोई एपेरेटस का यूज नहीं किया जाता है। और यहाँ केंद्र में कौन रहता है? यहाँ पर जो प्रार्थी है वो केंद्र में रहता है। मतलब प्रार्थी पे ही मेन फोकस होता है। पहले वाले में क्या था? वहां पर परामर्शदाता के ऊपर मेन फोकस था और प्रार्थी की अपनी समस्या का हल स्वयं खोजने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। इसके बाद व्यक्ति जैसा है उसे उसी तरह स्वीकार किया जाता है। मतलब जो परामर्शदाता है वो व्यक्ति में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है। वो पहले जैसा वो आया उसको एज इट इज स्वीकार करता है और देन उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करता है। इसमें परामर्शदाता निष्क्रिय होता है। मतलब उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करता है, जो परामर्श लेने आया है उसके अंदर चीजों को डेवलप करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके और इससे व्यक्ति के समायोजन में भी सुधार होता है, उसके तनाव में कमी आती है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है। लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि समाहारक काउंसलिंग क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।